ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको दिखाएंगे आधी रात को बंगाल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से कैसे बढ़ी ममता बनर्जी की टेंशन और किसान आंदोलन के 24वें दिन कहां फंसा है आंदोलन का पेच और देश में 1 करोड़ कोरोना मरीजों के बीच वैक्सीन आने में कितना वक्त बाकी है। पश्चिम बंगाल में मचे सियासी बवाल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे और 1 महीने में अमित शाह का ये दूसरा बंगाल दौरा है। अमित शाह के 2 दिन के दौरे का पहला सबसे अहम पड़ाव है मिदनापुर। शुभेंदु अधिकारी का मिदनापुर की सड़कों और गलियों में बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं। ये पूरी गहमा गहमी बता रही है कि इस इलाके पर बीजेपी ने चुनाव से पहले ही कब्जा कर लिया है। अमित शाह अपने दौरे में कहां-कहां जाएंगे, क्या-क्या करेंगे, हमारी सहयोगी अर्चना सिंह ने एक प्री विजिट की। अमित शाह तकरीबन 12 बजे मिदनापुर के इस हेलीपैड पर उतरेंगे और उसके बाद मशहूर सिद्धेश्वरी मंदिर जाएंगे। सिद्धेश्वरी मंदिर के ठीक सामने अमर शहीद खुदीराम बोस की जन्मस्थली है। बंगाल की अनुशीलन समिति से जुड़े इस क्रांतिकारी को 15 साल की उम्र में फांसी की सजा दी गई थी। फांसी भी बंगाल से दूर बिहार के मुजफ्फरपुर में। पश्चिम बंगाल शिव और शक्ति की भूमि है और ये है सिद्धेश्वर मंदिर जो मिदनापुर के हबीबपुर में है। और सिद्धेश्वर मंदिर में मां काली का आशीर्वाद लेने अमित शाह सबसे पहले यहीं पर आएंगे और इसके बाद उनके आगे का कार्यक्रम होगा। ये मंदिर शिव और शक्ति दोनों का स्वरूप है। अब मिदनापुर आकर अमित शाह यहीं खुदीराम बोस के परिजनों से मिलेंगे। अमित शाह का तीसरा पड़ाव होगा महामाया मंदिर। ये भी एक सिद्ध मंदिर है। शाह के दौरे से पहले यहाँ सिक्योरिटी ड्रिल जारी है। यहाँ पर सुरक्षा के कैसे इंतजाम है उसका जायजा लिया जा रहा है। तमाम इंतजाम यहाँ देखे जा रहे हैं। सुरक्षा पुख्ता की जा रही है। ये अश्योर किया जा रहा है कि कहीं कोई भूल चूक ना हो, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। महामाया मंदिर के बाद अमित शाह बेलाजुरी गांव के इस घर में आएंगे। यहाँ वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ आदिवासी परिवार का तैयार किया हुआ भोजन करेंगे। मिदनापुर में उनका अंतिम और निर्णायक पड़ाव होगा मिदनापुर का कॉलेज ग्राउंड। इस कॉलेज ग्राउंड में ही उनकी वो सभा होने वाली है जिसमें कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी समेत तृणमूल नेताओं का एक बड़ा जत्था बीजेपी में शामिल होगा। अमित शाह के तूफानी दौरे में ममता को कुनबा बचाने की चिंता है। पिछले 2 दिन में टीएमसी के 6 नेता इस्तीफा दे चुके हैं और पार्टी को लगातार लग रहे झटकों के बीच बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि टीएमसी के 60 से 65 विधायक और इस्तीफा देने वाले हैं। अमित शाह ने कोलकाता पहुंचते ही ट्रेलर दिखा दिया। अब आज दिन में जब वो मिदनापुर में गरजेंगे तो आवाज ममता के महल तक जाएगी। वैसे ये आवाज ममता दीदी कई दिनों से सुन रही हैं, लेकिन अब उनके लिए अनसुना करना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि बंगाल में बीजेपी के सूरज उदय के बाद टीएमसी में भगदड़ है। पिछले 2 दिनों में टीएमसी से 6 इस्तीफे आ चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है शुभेंदु अधिकारी का। शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे से टीएमसी को बड़ा नुकसान हुआ है। दूसरा नाम है उत्तर कांति से विधायक बंसारी मैती का। बंसारी मैती ने विधायकी के अलावा टीएमसी की सदस्यता से कल ही इस्तीफा दिया। तीसरा बड़ा नाम है बैरकपुर से तृणमूल कांग्रेस के एमएलए शीलभद्र दत्त का। शीलभद्र ने भी कल टीएमसी छोड़ी। चौथा बड़ा और चौंकाने वाला नाम है टीएमसी माइनॉरिटी सेल के महासचिव कबीरुल इस्लाम का। पांचवा नाम है पश्चिमी बर्धमान के टीएमसी जिला उपाध्यक्ष अभिजीत आचार्य का। और टीएमसी के 6ठे बड़े नेता हैं एसबीएसटीसी के चेयरमैन दीप्तांशु चौधरी, जो अब दीदी को बाय बाय बोल चुके हैं। आज अमित शाह मिदनापुर के जिस मंच से बोलेंगे उसी मंच पर ममता के खास सिपहसालार रहे शुभेंदु अधिकारी का जोरदार स्वागत होगा। शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने का मतलब है साउथ बंगाल में मजबूत पकड़। हालांकि पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर ने इस्तीफे के गलत फॉर्मेट का हवाला देते हुए शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी अपना फैसला ले चुके हैं और इसकी तस्वीर आज दिख जाएगी।
किसान आंदोलन का आज 24वां दिन है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान धरना दे रहे हैं। किसानों ने प्रदर्शन को और तेज करने की चेतावनी भी दी है। और इस बीच विरोधी दलों के भ्रम जाल में फंसे किसानों से पीएम मोदी ने सीधा संवाद किया है। शीत लहर चल रही है। 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं। किसानों की एक ही मांग है और वो ये कि कृषि कानून वापस होना चाहिए, क्योंकि ये कानून किसानों के खिलाफ है। इससे किसानों को मिलने वाली एमएसपी बंद हो जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी, किसानों की जमीनों पर कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों का कब्जा होगा। इस भ्रमजाल को काटने के लिए पीएम मोदी शुक्रवार को किसानों के बीच आए। मध्य प्रदेश के रायसेन में किसानों से सीधी बात की। जो हुआ ही नहीं है, जो होने वाला ही नहीं है, उसका भ्रम और डर फैलाने वाली जमात से आप सतर्क रहिए। पीएम मोदी लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कृषि कानून के फायदे गिना रहे थे, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने सीधे किसानों से बातचीत की। ये लोग स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को 8 साल तक दबाकर बैठे रहे। हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता मानती है। हमने फाइलों के ढेर में फेंक दी गई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बाहर निकाला और इसकी सिफारिश से लागू की। किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी हमने दिया। पीएम मोदी किसानों की हर बात का जवाब डिटेल में अपने साथ लेकर आए थे, लेकिन इस बीच विरोधी दलों ने एक बार फिर किसानों को भ्रमित करने की कोशिश की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। आदत के अनुसार मोदी जी ने आज फिर असत्याग्रह किया। किसानों की बात सुनो, कृषि विरोधी कानून वापस लो। किसान नेताओं ने भी पीएम मोदी की बात सुनी, लेकिन उन्होंने फिर वही पुरानी बात दोहराई कि तीनों काले कानून वापस होने चाहिए। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ को पार कर चुकी है। करीब 1 साल पहले कोरोना ने दस्तक दी थी और उसके बाद से लेकर आज तक इसके खिलाफ जंग जारी है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा यह आंकड़ा बता रहा है कि हमारे देश में कैसे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोशिशें की गईं और उसी का नतीजा है कि 1 अरब 35 करोड़ की आबादी में करीब 1 करोड़ लोग संक्रमित हुए, जिनमें से 95 लाख से ज्यादा ठीक हो चुके हैं। लेकिन अभी जंग खत्म नहीं हुई है, वैक्सीन का इंतजार है। भारत में 3 स्वदेशी वैक्सीन पर काम आखिरी राउंड में चल रहा है। उम्मीद है कि सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को जनवरी के पहले हफ्ते तक इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि वैक्सीन आएगी तो कैसे लगेगी? इसका जवाब स्वास्थ्य मंत्रालय ने दे दिया है। पहला सवाल, कोविड वैक्सीन जल्द आएगी या नहीं? जवाब, हाँ, वैक्सीन ट्रायल्स अंतिम चरण में है। भारत सरकार कोविड-19 के लिए वैक्सीन लॉन्च करने को तैयार है। सवाल नंबर 2, क्या सबको एक साथ वैक्सीन दी जाएगी? जवाब, जिनको ज्यादा खतरा उन्हें पहले वैक्सीन। सवाल नंबर 3, वैक्सीन की कितनी डोज कब मिलेगी? वैक्सीन की 2 डोज होंगी, 28 दिन के अंतराल पर लगेंगी। सवाल 4, क्या वैक्सीन लेना अनिवार्य है? सलाह है कि वैक्सीन लगवाएं। सवाल 5, कौन सी वैक्सीन चुनी जाएगी? जिस भी टीके को लाइसेंस मिलेगा वो सुरक्षित और असरदार होगी। सवाल नंबर 6, क्या बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन मिल सकती है? जवाब, वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी। सवाल, रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा दस्तावेज मान्य होगा? जवाब, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मनरेगा कार्ड, पासबुक, पेंशन दस्तावेज। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि वैक्सीन का शेड्यूल पूरा करें, यानी दोनों टीके सही अंतराल पर लगवा लें। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है और हम आपको दिखाते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ ठंड का आखिरकार माउंटेन कनेक्शन क्या है। इस वक्त जबरदस्त बर्फबारी ने पूरी दुनिया को सफेद चादर से ढकना शुरू कर दिया है। पहाड़ों पर बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंड का पारा बढ़ा दिया है। श्रीनगर में डल झील पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। हालात ये हैं कि राजधानी दिल्ली में सर्द हवाएं चल रही हैं और लोग ठंड से कांप रहे हैं। बर्फबारी के बाद की ये तस्वीरें लेह श्रीनगर हाईवे के जोजिला पास की है। जोजिला पास इलाके में दिसंबर महीने में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी दर्ज की गई है।
यही वजह है कि भारतीय सेना की स्नो एवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट टीम्स मशीनों के जरिए बर्फ को हटाने के काम में जुटी हैं। पहाड़ की बर्फबारी का असर मैदानों में दिख रहा है। राजधानी दिल्ली में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में दिल्ली वासियों को ठंड से निजात नहीं मिलेगी, बल्कि पारा 2 डिग्री से भी नीचे जा सकता है। श्रीनगर समेत पूरे कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्दी का अंदाजा लगाना है तो श्रीनगर की डल झील को देखिए, जिस पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। झील में अगर शिकारे चलाने हो तो बर्फ को हटाकर निकलना पड़ता है। अब बात करते हैं एक खुशखबरी की। जिस घड़ी का इंतजार बरसों से हो रहा था, वो घड़ी अब खत्म होने की तरफ बढ़ रही है। खुशखबरी है कि भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेन की पहली तस्वीर आ चुकी है। भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेन का ये फर्स्ट लुक है। भारत में जापानी दूतावास ने इस तस्वीर को जारी किया। जापान की ये बुलेट ट्रेन E5 सीरीज की शिंकानसेन ट्रेन है। ये जब पटरियों पर रफ्तार भरेगी तो मुंबई अहमदाबाद के बीच की दूरी महज 2 घंटे में सिमट जाएगी। खास बात यह है कि इस ट्रेन में कुछ खास बदलाव किए जाएंगे, जिससे इसका प्रयोग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में रोलिंग स्टॉक यानी रेलवे में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों और वैगन के तौर पर किया जा सके। बुलेट ट्रेन की इस परियोजना ने शुरुआत में गुजरात में रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन जमीनी परेशानियों की वजह से महाराष्ट्र में ये काम धीमा पड़ गया। कांजूर मार्ग पर मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट पर बॉम्बे हाईकोर्ट की रोक के बाद अब महाराष्ट्र की उद्धव सरकार इस प्रोजेक्ट को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है, जबकि बीकेसी जमीन बुलेट ट्रेन के लिए रखी गई थी। पटना के खटाल से मवेशी चोरी के आरोप में एक युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है और मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या के सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये पटना के फुलवारी शरीफ का इलाका है, जो अपने मवेशी खटालों के लिए मशहूर है। शुक्रवार को हत्या के मामले की वजह से अचानक चर्चा में आया। हत्या के आरोपी श्रीकांत राय का ये खटाल वही खटाल है, जहां आरोपों के मुताबिक आधी रात के बाद 2 लोग मवेशी खोलने आए, लेकिन इसी बीच लोगों की नींद खुली और आरोपी पकड़े गए। एक तो किसी तरह भाग निकला, लेकिन दूसरे की लोगों ने पिटाई कर दी। चिल्लाना चालू किया तो हम भी अपना ताला खोलने में ऐसे पूछे कि क्या हुआ चोर चोर चोर, तो पूरा आदमी पब्लिक टूट पड़ा, मरना पिटना सब चालू कर दिया। यूपी में माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का मिशन जारी है और अपने मिशन क्लीन के तहत सीएम योगी ने माफियाओं पर किस तरह से शिकंजा कसा है, इसे रिपोर्ट में देखिए। पहली तस्वीर प्रयागराज की है, जहां अतीक अहमद के शूटर फरहान अहमद के अवैध कब्जे वाली जमीन पर बने घर को तोड़ा गया। प्रशासन ने ऐसे 5 लोकेशन को ट्रैक किया जहां अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने कब्जा कर रखा था, जिसके बाद वहां बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। दूसरी तस्वीर यूपी के भदोही की है, जहां की ज्ञानपुर सीट से बाहुबली विधायक विजय मिश्र के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। आरोप है कि विधायक विजय मिश्रा ने लगभग 6 करोड़ रुपए की कीमत की सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था। प्रशासन ने उसे हटा दिया। तीसरी तस्वीर लखनऊ की है, जहां विकास दुबे के फरार चल रहे भाई दीप प्रकाश की संपत्ति कुर्क कर ली गई। अब बात करते हैं ओवैसी की पार्टी AIMIM के एक नेता की करतूत की। एक तरफ ओवैसी पश्चिम बंगाल चुनाव में बिजी हैं, तो दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के नेता खुलेआम गुंडाई पर उतारू। गोली मारा है गोली मार रहा, फारूक गोली मार रहा, फारूक गोलियां मार रहा। सफेद कुर्ता पायजामे में इस शख्स को देख रहे हैं आप। जनाब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता हैं। एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में रिवॉल्वर है। AIMIM के आदिलाबाद जिला अध्यक्ष और पूर्व म्युनिसिपल चेयरमैन है ये। नाम है फारूक अहमद, जिसने रिवॉल्वर से ताटीगुड़ा में स्थानीय लोगों पर फायरिंग कर दी। एक व्यक्ति के सिर में और एक के पेट में गोली लगी। दोनों को रिम्स अस्पताल भेजा गया, जहां एक की हालत नाजुक बनी हुई है। गोली मारा है
गोली मार रहा, फारूक गोली मार रहा, फारूक गोलियां मार रहा। फायरिंग के पीछे पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि दो गुटों के बीच हुई लड़ाई की वजह से फायरिंग। पुलिस ने फायरिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फारूक गोलियां मार रहा। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए कांग्रेस के बागियों को मनाने का क्या है सोनिया गांधी का प्लान।